You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, इसको या तो हम लोग m से डिनोट कर सकते हैं या म्यू से डिनोट करते हैं। ऑफ अ करंट कैरिंग लूप equals to I into A with a unit vector, and this unit vector is decided by right hand thumb rule. जो भी हमारा लूप होगा उसमें करंट के सेंस में फिंगर को कर्ल करेंगे। जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर एक सर्कुलर लूप की हम बात करें, ये हमारा एक सर्कुलर लूप है। If we take a circular loop something like this and current is flowing in this fashion, and if this is the radius, so the magnetic dipole moment mu will be equals to pi r square into I.
But what about the direction? So using right hand thumb rule, if we curl the finger in the direction of current, thumb will give you the direction of magnetic moment. Like the magnetic moment vector will look like this. This is how a magnetic moment vector look like. The direction of thumb, this vector is be pointed. तो यहाँ पर जो n वेक्टर होगा ये राइट हैंड थंब रूल से हमारा आ जाएगा. And pi r square is the area enclosed by this loop. Now, sometimes the loop may not be in the same plane. Suppose we have coordinate system, suppose something like this. And we can form a loop. Let's say this is our x-axis, this is your y-axis, and this is your z-axis. And the loop is going to form something like this. Semicircular part in YZ plane, and again semicircular part in XY plane. And the radius of this circle is R. And let's say the current is flowing in this will be something like this. This is how the current is flowing in this wire. This is a closed loop, and we have to find out the magnetic moment of this loop. Question is, find magnetic moment of the given loop. इस लूप का हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, and this loop is not on the same plane. The half part of the loop is in YZ plane and half part of the loop in XY plane. चलिए ट्राई कीजिए इसको. AITS कैसा था आपका? अच्छा था. M. हाँ बताइए हृदय, आपने क्या आंसर निकाला? -I into pi r square by 2. ओके. और ब्रैकेट में I cap plus J cap. I cap plus J. Anyone else? Parth, यही आया सर. same आया. Anyone else? इस तरह की सिचुएशन में अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो दो अलग अलग डायरेक्शन हमको दिखेंगे और पूरा का पूरा लूप एक प्लेन में है भी नहीं. जहां जहां फोल्डिंग होती है वहां पर हम डबल वायर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. डबल वायर कॉन्सेप्ट से कि हम जानबूझ के दो वायर यहाँ पर लगाएंगे जहां से फोल्ड हो रहा है. यहाँ पर दो वायर लगा दिए आजू बाजू में और दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा दिया.
एक में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे और दूसरे में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे. इट इज द सेम करंट दैट इज फ्लोइंग इन द लूप आई. अब ये जो एक वायर है जिसमें करंट इधर आ रहा है वो इस लूप को एक कंप्लीट लूप फॉर्म कर रहा है, और दूसरा यहाँ पर जो वायर है वो इसको एक कंप्लीट लूप फॉर्म कर दे रहा है. और ये दो अलग अलग कंप्लीट लूप वाले वायर हो गए. इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हमारे लिए कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं. अगर हम इसका निकालना चाहते हैं सपोज इस वाले का, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू करंट का वैल्यू हो जाएगा आई. और चूंकि राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आने वाला है, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में आने वाला है. थंब का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो इसके साथ माइनस आई लगा देंगे. और ये वाला जो लूप बन रहा है इसमें अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसका जो डायरेक्शन है ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आएगा, यानी कि डायरेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस. और ये हमारा माइनस के डायरेक्शन, ये हमारा माइनस आई डायरेक्शन था और ये हमारा माइनस के डायरेक्शन. इसका भी एरिया उतना ही है. हम लोग इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आई और माइनस के लिख देंगे. अब चूंकि हमने दोनों तरफ वायर लगाया है, एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और ये हम कभी भी ऐसा कर सकते हैं. तो द फाइनल आंसर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इफ वी सी that will be pi r square by 2 into I minus I cap minus k cap. ये आंसर रॉन्ग हो रहा है. आई बात समझ में? तो जब भी कोई फोल्डिंग लूप हो तो उसमें हम इस जहां जहां फोल्ड होगा वहां वहां एक वायर अपने मन से लगा सकते हैं. और अगर पूरा वायर किसी सेम प्लेन में हुआ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. दैट वी कैन इजिली मैनेज. क्लियर है ये? ये जो वाईजेड प्लेन में जो हमारा लूप है ये कुछ ऐसा लूप है, और जो हमने वायर लगाया था वो इसको एक कंप्लीट लूप बना रहा था. और जो दूसरा लूप है एक्स वाई प्लेन में है उसके लिए हमने इस तरह से करंट लगाया था. तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और इन दोनों का इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टरली ऐड हो जाएगा. तो ये हमारा नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक तरीके से वैल्यू हो गया. This will be the net magnetic dipole moment. ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं. जब हमारा ये पूरा इस तरह करना हो कि एल शेप हो. एक और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. वी कैन इजिली डू दैट आल्सो. सपोज ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एंड लेट्स टेक this as our x-axis, this our y-axis, and this our z-axis, and there is a loop of L shape. That is something like this. So current may flow in this fashion,
and this length is L, this length is B. Again, this length is B, and this length is L, and the current is I. Again, this is a very similar question. We can simply add a wire here, two wires like this. In one, the current will flow in this fashion, and other one, the current will flow in this fashion. So this will be a complete loop. This will be a complete loop, and we can easily find out the magnetic moment of these two loops individually, and then we simply add them because the direction moments are in other order. We can simply add them. So whatever we have done here, the same thing will rise here also. The magnetic moment in this situation will be nothing but equals to the area will be changed, that is L into B into I cap, sorry, I minus I cap minus K cap. Again, since we have taken the current in the same sense, the magnetic moment will also going to be in the same sense. Clear here? हाँ सर. Now suppose a loop is placed something like this. Let's assume this is our x-axis, this is our y-axis, and this is our z-axis. And loop is placed something like this. This is a loop, and we can take this angle. This angle may be, let's say, 30 degree or 37 degree. Let's assume 37 degree. And we can take this length as L, this length as B, no doubt about it. And let's say the current is flowing in this fashion, in this fashion. And the loop is placed something like this, and we are supposed to find out magnetic moment of this loop. Try this. Okay, Braj, tell me your answer. LB by 5 LB by in 5 bracket minus 3I plus 4J. minus 3I plus 4J. Definitely there will be a current I also. Oh, So
ILB by 5 minus 3I plus 4J, this is the answer. ओके, और किसी ने हैंड रेज किया था? श्रद्धा सेम बताइए। आंसर। बाकी और किसी ने हैंड रेज किया था? पार्थ, नीरल। Okay, so the problem with this diagram is very simple. Actually, the magnitude we know. We are talking about this area, and this area is nothing but L into B. So as far as the magnitude of this magnetic moment is concerned, this is nothing but equals to LBI. But the main problem is direction. How we are going to find the direction? Now, whatever be the plane we have shown, the direction of the magnetic moment will be either in this way or in this way, coming out of the plane or going inside the plane. Rather than seeing this all thing in this fashion, we can see the entire thing from here. And if you see from here, we are going to see only this top lip, this top side, this one. We are only to see only this line, not z axis. Z axis will be coming towards us, and only xy plane. So our diagram will look like something this. This is our z axis. This is our x axis. This is our y axis, and this line will look like this. And this angle is given as 37 degree. If you use right hand thumb rule, so obviously we can find this is the direction going inside the plane, not coming out of the plane, going inside the plane from this side. If you use right hand thumb rule, the magnetic moment will be going inside the plane. That means that direction here will be this one, perpendicular to this, like this. So all we need to find out a unit vector in this direction and simply multiply it with this magnitude. This is our area, and this is the direction where the magnetic moment is pointing. So all we need to find a unit vector in this direction. What are the angles? If you simply draw this is 37 and this is 53, so this is 90 degree obviously. This angle will become 53 degree, and this is a vector of one magnitude. So if you simply draw this vector somewhere here, we can say this angle is 53 degree and this is a unit vector, so its magnitude is 1. So its component along minus x and plus y, and this will be simply minus cos of 53 degree and sine of 53 degree. So this will become 4 by 5 and this will become minus 3 by 5. Minus only signify the direction. If you simply ignore minus here, we use minus sign with vector. So this is 3 by 5. We multiply minus I with this plus j with this, and now the magnetic moment with sign or with direction will become ILB minus 3 by 5 I cap plus 4 by 5 j cap. If you can take 5 out of this, then we are getting this relation. So whenever we are given a loop something like this, which is not along x-axis or xy plane or yz plane or zx plane, then we can think of something like this. We make a top view. This is our top view. This is top view.
We are seeing from the top, and we can easily see the direction of magnetic moment from here. Perpendicular to the plane, either going inside or outside, and the inside outside we can decide from right hand thumb rule or a screw rule. The direction of magnetic field is the direction of magnetic dipole moment. So this one, we can take the components. So this is the best way to evaluate the magnetic moment if the plane is not oriented along xy plane or xz plane or xy plane. ऐसे किया था सब लोग ने. एरिया वेक्टर के कंपोनेंट्स लेके किया था, मतलब एरिया के. One another way of this question, maybe you can simply find out the area vector. Area vector is nothing but equals to, you can take this, the side, any two sides as your vector, like this as a vector, like suppose we name it as A, B, C, D. Now if you want to simply find the area vector, you can simply do like AB cross BC. Any two sides in consequence, like BC cross CD, CD cross DA, or DA cross AB. We can find anything and simply multiply with A. That will also work. If you see AB is a vector along Z axis, so we can simply write K vector, or with a magnitude L, definitely. So this will become LK vector cross. Now what is this BC vector? This BC vector is basically in xy plane, and it is oriented at angle 37 degree. So we can simply write B cos 37 I cap plus B sin 37 j cap. This is your BC vector, and if you simply cross this, you will directly get this one. This is also one way of doing the question. दो साइड का वेक्टर फॉर्म लिख लिया, कोई भी सेम कंसेक्यूटिव साइड्स का, और उसको क्रॉस कर दिया, या फिर मैग्नीट्यूड निकाल लिया और वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल लिया. तो जो अच्छा लगे वो हम कर सकते हैं. और अगर हमको सपोज मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया गया, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो गिवन, then torque on the loop will be equals to simply m cross b. तो ये जितने भी सिचुएशंस हमने लिए हैं, इन सब में हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी दिया जा सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ आई हो, सिर्फ जे हो, सिर्फ के हो, या आई और जे दोनों हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. हमको एक वेक्टर m मिल चुका है, हमको एक वेक्टर b मिल चुका है, हमको क्रॉस करने आना चाहिए, वी कैन क्रॉस इट. तो टॉर्क कितना लगेगा उस मैग्नेटिक उस करंट कैरिंग लूप पर, वी कैन इजीली फिगर इट आउट. मैग्नेटिक मोमेंट में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को समझने पड़ेंगे. जैसे एक सिंपल क्वेश्चन हमारा इस कॉन्सेप्ट से आता है कि सपोज एक सर्कुलर लूप है और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, लेट्स से इन एंटी क्लॉकवाइज फैशन, और लेट्स से इलेक्ट्रॉन. तो इस चार्ज पार्टिकल के कारण, सपोज द चार्ज having magnitude q, mass m, and the radius we don't need actually, let's say radius is r. Actually we need r. So if this is moving in a circular path,
So what is the effective magnetic dipole moment? Find effective dipole moment. So basically, a moving charge can cause a electric current in the loop, effective current, and we have calculated the current or average current I is nothing but equals to Q divided by T. Now, if V is given, we can write T is equals to 2 pi R by V. If omega is given, we can write 2 pi by omega. If frequency is given, we can write 1 by F. So this T has different formula. This can be 2 pi R upon V. This can be 2 pi by omega. This can be 1 by frequency. So whatever is given, we can use those results to find effective current in the loop. And due to this current, a magnetic field will be created at the center and every point, and that magnetic field, or basically this loop, is going to behave as a magnetic dipole. So there must be some magnetic dipole moment, and by the same formula we can write magnetic dipole moment mu or M is equals to effective current into area pi r square. Suppose the charge is moving with angular velocity omega. We take this as angular velocity omega. So the current I can be written as Q divided by 2 pi by omega. This is the effective current into pi r square. Pi will get cancelled, and this will become Q omega r square upon 2. Now this situation is very simple, and we can easily do this by this method. But what if we are getting a disk? Let's say we are having a charged disk. This is a charged disk, and let's say this is the axis. This is the axis of the disk, and the charge is uniformly distributed throughout its area. And we are giving a rotation in this fashion, let's say omega, and the charge is Q, mass is, let's say, M, and we can provide it with radius as well. Radius is, let's say, R, and we are supposed to find again the dipole moment due to this. Find magnetic dipole moment, magnetic dipole moment for given situation. अगर इस तरह का हमारा कोई केस दिया हो कि एक चार्ज डिस्क है, टोटल चार्ज है Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और मास M, और उसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो इसका इफेक्टिव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? कैसे करेंगे इसको? ट्राई दिस वन. इसको ट्राई कीजिए.
Now, for doing this question, one method is to break this disk into so many rings of radius x and dx, and take this ring and the charge on the ring and the current in the ring and then area and all, and via integration we can do this. But this is a very long method. इंजीनियरिंग के बच्चे इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से. हम लोग को चार्ज पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा, एलिमेंटल रिंग लेना पड़ेगा, उस पर चार्ज निकालना पड़ेगा, उसके कारण इफेक्टिव करंट निकालना पड़ेगा, और उस करंट के कारण मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, और फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो दिस इज अ ह्यूज मेथड. और जैसे जैसे डायग्राम हमारा डिफिकल्ट होता जाएगा ये काम और पेचीदा होता जाएगा. इसलिए इसके लिए एक टेक्निक हम लोग देखते हैं. जैसे ये जो पॉइंट चार्ज है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, और इसका हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिल्कुल जनरल मेथड से निकाला है. अगर इस पॉइंट चार्ज का हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें, एंगुलर मोमेंटम एल, और वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन. एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालना चाहें, एंगुलर मोमेंटम हमारा हो जाएगा आई इंटू ओमेगा. रोटेशनल मोशन कर रहा है तो आई इंटू ओमेगा, दैट विल बी आवर एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा. और आई एक पॉइंट चार्ज का ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. और इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अगर हम एम से डिनोट करें, तो एक रेशियो होता है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई एंगुलर मोमेंटम, और सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही रेशियो है, दैट इज इक्वल टू q अपॉन 2m. And this ratio is also known as gyromagnetic ratio. तो अगर हमको एंगुलर मोमेंटम पता है तो डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाई एंगुलर मोमेंटम हमारा हो जाएगा आई ओमेगा, विच इज एम आर स्क्वायर ओमेगा, एंड दैट इज इक्वल टू q अपॉन 2m. m विल गेट कैंसिल्ड, और यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो वही आ जाएगा जो यहाँ पर आया हुआ है, q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2. एंड ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए नहीं, ये सबके लिए वैलिड है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो हमने रिलेशन निकाला है, दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. m by l is equals to q by 2m. m is the magnetic dipole moment, l is the angular momentum, q charge, 2m mass twice. डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर हम यूज करेंगे तो अब हम वेक्टर नहीं यूज कर रहे, m by l इज इक्वल टू q अपॉन 2m. q हमारा टोटल चार्ज है. नाउ दिस एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट आई ओमेगा, और आई हमारा होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा. डायरेक्टली इसको पुट करना पड़ेगा. सो m डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू q बाई 2m. m विल गेट कैंसल्ड, और जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा q ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 4. और ये हमारा फाइनल आंसर.
अगर हम ये सारी चीज करते हैं तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि हमने सारे एक्सप्रेशंस ऑलमोस्ट लिख दिए हैं। इसलिए मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देता हूँ कि 2 पाई एक्स डी एक्स सिग्मा, सिग्मा का भी वैल्यू निकाला हुआ है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी की हुई है, मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देता हूँ। इफ यू सी, इट विल बी 2 पाई एक्स into sigma q upon pi r square. This is dq divided by 2 pi by omega into pi x square dx, and we have to integrate it from 0 to r. This is how this term is going to look like. अब जो जो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ये पाई यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट होता दिख रहा है, ये पाई यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट होता दिख रहा है। उसके अलावा ये 2 भी कैंसिल आउट होता दिख रहा है, वी कैन सिंपली कैंसिल आउट दिस 2। यहाँ पर आर स्क्वायर है। हाँ बोलो। सर डी आई लिखते वक्त एलिमेंट का एरिया लेना पड़ेगा ना, नहीं 2 पाई एक्स डी एक्स। नहीं, एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप। एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप। डी आई लेते वक्त कि डी म्यू लेते वक्त? मतलब वो एलिमेंट में चार्ज निकालने के लिए। वो तो 2 पाई एक्स डी एक्स यहाँ लिखा ही है, चार्ज तो यहाँ निकाले ना हम। नहीं, नीचे फिर इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते वक्त डी एक्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पर डी एक्स लिखा ना हमने, यहाँ पर लिखा है साइड में, बिना उसके इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो डी एक्स हमने हटा के थोड़ा साइड कर दिया है ताकि ये सिंपली कैंसिल आउट हो जाए। तो क्यू बाई आर स्क्वायर, ओमेगा तो जाएगा ही ऊपर, तो क्यू ओमेगा एक्स स्क्वायर और एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको 0 to r अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर निकाल दो, क्यू ओमेगा बाई आर स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स 0 to r x to the power 4/4, so q omega r to the power 4 by 4 r square से ये r square टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, and the final answer q omega r square upon 4. If you see, हम लोग ने वही आंसर पहले ही निकाल के बैठे हैं। तो ये जो सारा काम है ये काफ़ी लंबा है और हर बार ये करना इतना भी आसान नहीं है, जबकि हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव तरीका है। अब इसके लिए अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बिना काम तो होगा नहीं। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो आई ओमेगा फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम के लिए लगाएंगे और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बहुत आसानी से आ जाएगा। एक रॉड को रोटेट कर दिया गया, एक स्फीयर को रोटेट कर दिया गया, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। पहले इसको देख लो, क्योंकि दोनों ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। दोनों बातें यहाँ पर बताई गई हैं। डायरेक्ट रेशियो से और इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन और टेक्निक बहुत डिफिकल्ट है, मतलब लंबा भी है और टाइम टेकिंग भी है, इसलिए मैं इसको इनकरेज नहीं करता। और बाद में सिचुएशंस और ज़्यादा डिफिकल्ट होंगी स्फीयर वगैरह के लिए, तो ये और मुश्किल होगा। हम लोग जब भी डाइपोल मोमेंट इस तरह के चार्ज बॉडी को रोटेट करने का है, now the final statement
finding magnetic dipole moment of a rotating charged body. अगर कोई रोटेटिंग चार्ज बॉडी है उसका मैग्नेटिक डाइपोल निकालना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है, m/l इज इक्वल टू q/2m। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। और इस रेशियो को हम लोग, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं गायरो-मैग्नेटिक रेशियो। अगर हमारे पास एक hollow sphere आ जाए, दिस इज अ चार्ज्ड hollow sphere and radius is let's say r, और इसको इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर दिया जाए तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अगेन इस पर चार्ज टोटल क्यू है, तो ये भी एक चार्ज रोटेटिंग कंडीशन में आ गया, तो इसके लिए भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। और इसमें अगर हम लोग जनरल तरीके से जाए तो बहुत सारे लूप्स बनाने पड़ेंगे जिसका रेडियस अलग अलग होगा, और हम लोग इंटीग्रेशन पर जाएंगे तो इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर ये हॉलो की जगह सॉलिड आ गया तो कहानी और ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि फिर हमको डिस्क लेने पड़ेंगे और द इंटीग्रेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, या फिर रॉड है, एक रॉड है और किसी एंड से इसको रोटेट कर दिया जाए, उस पर चार्ज क्यू है, लेंथ एल है, एंड इफ यू रोटेट इन दिस फैशन, अगेन दिस इज ऑल्सो कम इन दिस कैटेगरी, इससे भी निकाल सकते हैं। तो सब में हमको निकालने के लिए कुछ ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ऑल वी हैव टू डू इज टू सिंपली m इज इक्वल टू q इंटू एल। ये क्या हो जाएगा, आई ओमेगा डिवाइड बाई 2m। ये आई क्या होगा फर्स्ट वाले सिचुएशन के लिए, 2/3 mr²। सेकेंड वाले के लिए ये हमारा हो जाएगा 1/3 ml²। तो इस तरीके से सिर्फ आई का वैल्यू पुट करेंगे, m कैंसिल आउट होगा और जो बचेगा वही हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है ये? डायरेक्शन इसमें भी राइट हैंड थंब रूल से ही निकालेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली राइट हैंड थंब रूल को उसी डिस्टेंस में कर लेंगे। और इसमें डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा काम, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछते, इसमें सिर्फ वैल्यू निकालने से ही काम हो जाता है। वैसे डायरेक्शन अगर पूछे तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में करंट को कंसिडर कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कंसिडर कर लेंगे, उसके बाद राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे। क्लियर है ये? हाँ सर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में ये सारी बातें हैं। अगर क्वेश्चन इजी आ गया तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट होगा तो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग टुडे। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा मेडिकल का तो बात। और कभी कभी जैसे स्पाइरल का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने दिया जा सकता है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अगेन इनर रेडियस a, आउटर रेडियस b, नंबर ऑफ टर्न्स n। तो जैसे पहले अप्रोच किया था बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी कर लेंगे। एक्स डिस्टेंस पर dx विड्थ का एक रिंग कंसीडर कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कितने आएंगे वो हम निकाल लेंगे। जस्ट मिनट, हम लोग
एक क्लोजली पैक स्पाइरल के बारे में बात कर रहे हैं। और इस तरह का कोई स्पाइरल है, इसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस हमको गिवन है। ए इनर रेडियस है, बी आउटर रेडियस है, और एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हम लोग ने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ एक टर्म डिफाइन किया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ। अभी भी डिफाइन करना पड़ेगा, एन डिवाइड बाई बी माइनस ए। और क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स विड्थ का एक लूप कंसिडर कर लेंगे। तो सब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या था, सारा कुछ वही कर रहे हैं। उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, सो एन विल बी इक्वल टू डी एक्स इंटू एन डिवाइड बाई बी माइनस ए। ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स आ गया। रेडियस अगर हमने एक्स लिया है तो एरिया इनक्लोज्ड क्या होगा, तो एरिया इनक्लोज्ड हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, हो जाएगा एरिया इंटू ए। ये तो एरिया हो गया, सॉरी आई, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल सिंगल टर्न के लिए आई इंटू ए। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होंगे तो ये फॉर्मूला एन इंटू आई इंटू ए हो जाएगा। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। अभी तक हमने जब भी लूप लिया है उसमें सिंगल टर्न लिया, लेकिन अगर मल्टीपल टर्न्स हो तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, सबके कारण ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हमने निकाला हुआ है, एन डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू आर, सॉरी ए टू बी। ये हो जाएगा पूरे स्पाइरल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रल आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं एंड वी कैन इजीली सॉल्व। मैग्नेटिक मोमेंट में इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इसी मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क से हमारा रिलेटेड है इसी मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क से हमारा रिलेटेड है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के एग्जैक्टली अंदर क्या होता है ये आज हम लोग देखने वाले हैं। गैल्वेनोमीटर हमने उस समय जो पढ़ा था उसका जो डिफ्लेक्शन था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये हमारा एक फंडा था। जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो ऐसा क्या होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर, जो डिफ्लेक्शन करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और वो डिफ्लेक्ट ही क्यों करता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इनर स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है। इस तरह के दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और इसके बीच में एक हमारा जो कॉइल होता है वो प्लेस होता है, और इसके ऊपर वाइंडिंग की होती है इस तरीके से।
ये दो टर्मिनल है, प्लस माइनस, इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच होती है। स्प्रिंग का फंक्शन क्या है वो देखेंगे, और एक निडल कुछ इस तरीके से अटैच होता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक पोल्स है वो इस तरह के इसलिए बनाए जाते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड हो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड हो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब इंटरेस्टिंग बात इसका ये है कि जब भी इससे करंट पास होगा और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर कुछ वैल्यूज हम लोग को लेने पड़ेंगे डेटा, लाइक n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, a area of one loop, b magnetic field due to bar magnet, I current flowing through it, और ये जो C है, ये C होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट, इसको जो भी बोलो एक ही बात है। इसका काम होता है स्प्रिंग को वापस, मतलब कॉइल को वापस अपने पोजीशन पर लेके आना। इसको टॉर्शनल कांस्टेंट, स्प्रिंग टॉर्शनल कांस्टेंट, क्योंकि ये स्प्रिंग जो है वो ट्विस्ट होता है, इट्स नॉट लाइक एक्सपेंशन कंप्रेशन, ये ट्विस्ट होता है। हमने ऐसा स्प्रिंग जैसा बना दिया, लेकिन बहुत जगह पर ये इस तरह से भी बनाया जाता है जैसे खिलौनों में होता है वैसा। बेसिकली इसमें एक ट्विस्ट आता है, जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो इसमें एक ट्विस्ट आएगा, और ट्विस्ट के कारण ये जो निडल है वो एक जगह पर जाकर रुक जाएगी। फिर जैसे इस पर टॉर्क लगेगा और स्प्रिंग कनेक्ट नहीं होगा तो ये रोटेट करने लगेगा। दिस इज हाउ अ नॉर्मल मोटर वर्क्स। एक जो डीसी मोटर होता है उसकी वर्किंग बिल्कुल इसी तरीके से होती है कि मैग्नेट के बीच में हम लोग एक कॉइल को रखते हैं, और उससे जैसे ही करंट पास करेंगे उस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क के कारण रोटेट होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर कॉइल को हमको कंप्लीट रोटेशन नहीं देना, यहाँ पर कहीं पर जाके रुकना चाहिए, और वो रुकेगा तभी जब ये स्प्रिंग इससे कनेक्टेड हो। जैसे ही करंट इससे पास होता है उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो बनेगा, दैट विल बी magnetic dipole moment of loop is equals to I times A, लेकिन ये हमारा सिंगल लूप के कारण है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n टाइम्स I, और टॉर्क जो होगा वो हो जाएगा m क्रॉस b। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि m और b ये इस तरीके से पोजीशन किए जाते हैं, और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस बात को इंश्योर करता है, ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है इस बात को इंश्योर करता है कि जो एंगल थीटा बिटवीन m एंड b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये पूरे टाइम 90 डिग्री रहेगा, रोटेशन के पहले रोटेशन के बाद, इसीलिए इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। चाहे कॉइल कितना भी रोटेट कर जाए ये एंगल 90 डिग्री रहता है। ऐसे कॉइल को पोजीशन करते हैं। डायग्राम में भले ही उतने अच्छे से वो दिख ना पाए, लेकिन इसके अंदर का जो कॉइलिंग है वो ऐसा इस बात को इंश्योर करता है।
कभी भी इसको कितना भी रोटेट कर देंगे तो जो कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होगा वो 90 डिग्री मेंटेन रहेगा। इसलिए टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है ये पूरे टाइम आई ए बी विथ टाइम एन टाइम्स एन आई ए बी ये लगता है। और अगर हम स्प्रिंग को नहीं कनेक्ट करते ये रोटेट करने लगता है बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क। और जैसे मैंने बताया कि जैसे ही ये रोटेट करने की कोशिश करता है स्प्रिंग में एक टॉर्शन क्रिएट होता है और स्प्रिंग क्या करता है उसको कहीं पर जाके टॉर्शन के कारण भी एक टॉर्क डेवलप होगा और ये टॉर्क दोनों एक जगह जहां पर बैलेंस करेंगे वहीं पर जाके नीडल रुक जाएगी। तो टॉर्शनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है जैसे जैसे टॉर्शन बढ़ेगा जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो हमारा टॉर्शनल टॉर्क वो भी बढ़ेगा। तो टॉर्शनल टॉर्क अगर हम लिखें यहाँ पर that is equals to simply c into theta and take this as alpha not theta। इसको अल्फा ले लो। अल्फा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट जितने से रोटेट हुआ एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा एंगल बिटवीन एम एंड बी है वो 90 डिग्री है इसीलिए यहाँ पर साइन 90 1 हो चुका है और ये हमने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया। जितना ज्यादा एंगल रोटेट होगा उतना ही टॉर्शनल टॉर्क बढ़ेगा और जब इक्विलिब्रियम मतलब एक फिक्स जगह पर आ गया वी कैन राइट एट इक्विलिब्रियम हमारी जो टॉर्शनल टॉर्क है सॉरी सी अल्फा ये एन आई ए बी के बराबर होना चाहिए तभी वो रुकेगा। तो एन आई ए बी इज इक्वल टू सी अल्फा और यहीं से सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू एन ए बी बाई सी इंटू आई। ये हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट या फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दोनों बोल सकते हैं इसको। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ ट्विस्ट और ये पूरा का पूरा टर्म अगर देखा जाए तो ये कांस्टेंट है। ए गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स एरिया मैग्नेटिक फील्ड टॉर्शनल कांस्टेंट ये सब एक कांस्टेंट। एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर। तो यहीं से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि जो डिफ्लेक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। इसको आई हमने लिया है तो इसको अल्फा प्रोपोर्शनल टू अल्फा जैसा लिखना अच्छा नहीं है। इसको मैं डिफ्लेक्शन डायरेक्टली लिख देता हूँ। यहाँ पर अपन डायरेक्टली देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन और उसका एक मैक्सिमम लिमिट है उससे ज्यादा हमको नहीं देना है। ये बात भी यहाँ पर क्योंकि हमने एक मैक्सिमम वैल्यू का टॉर्क बियर करेगा अगर उससे ज्यादा टॉर्क लगेगा तो या तो स्प्रिंग टूट जाएगा या तो कॉइल जल जाएगा। तो हम एक लिमिट से ज्यादा करंट उसको अलाउ नहीं कर सकते और वही होता है आई जी। और जो आर जी होता है वो इस कॉइल का रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को जो रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम अलाउएबल करंट आई जी और इसका रेजिस्टेंस आर जी। तो ये आर जी जो होता है ये कॉइल का रेजिस्टेंस है उसके अंदर कॉइल पड़ा है दैट इज अ ह्यूज लेंथ वो कॉइल रेजिस्टेंस। और आई जी ये
अब कोई भी कैलेंडर कैसे वर्क करता है ये हमको समझ आ गया। करंट जाएगा, करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क लगेगा तो डिफ्लेक्शन होएगा, डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू करंट आ रहा है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन। अब कुछ और टर्म यहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं गैल्वेनोमीटर के लिए, और एक है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। एक टर्म है करंट सेंसिटिविटी। यानी इसका मतलब होता है डिफ्लेक्शन डिवाइड बाई करंट, और दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका मतलब होता है वोल्टेज और डिफ्लेक्शन डिवाइड बाई वोल्टेज। करंट सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा हुआ मतलब छोटा से छोटा करंट उसको मेजर किया जा सकता है। अगर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट का ज़्यादा हो गया यानी कि छोटा से छोटा करंट भी वहाँ पर मेजर किया जा सकता है, छोटा से छोटा पोटेंशियल भी मेजर किया जा सकता है। और करंट सेंसिटिविटी अगर कम हुई तो छोटे करंट को हम मेजर भी नहीं कर पाएंगे, डिफ्लेक्शन इतना कम होगा कि हम उसको रियलाइज भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए करंट सेंसिटिविटी और डिफ्लेक्शन सेंसिटिव वोल्टेज सेंसिटिविटी, इन दोनों को हमको एज अ मीनिंग याद रखना चाहिए। और हमारे पास एक ही रिजल्ट है जो अभी तक हमने डिराइव किया है, और वो ये NIAB इज इक्वल टू C अल्फा। इसके अलावा कोई और रिजल्ट है ही नहीं। दिस इज द ओनली रिजल्ट वी हैव, NIAB इज इक्वल टू C अल्फा। इसी रिजल्ट को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यही से हमारा अल्फा बाई आई डिफ्लेक्शन बाई करंट, करंट सेंसिटिविटी हो जाएगा, और वोल्टेज सेंसिटिविटी उसमें R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ करंट सेंसिटिविटी is equals to alpha upon I, and that is equals to अल्फा अपॉन आई अगर करेंगे तो हमारा NAB बाई सी, यहाँ पर टर्म आएगा NAB अपॉन सी। अब क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि करंट सेंसिटिविटी क्या है। हमको करंट सेंसिटिविटी को अगर इंक्रीज करना हो तो क्या करना चाहिए? तो जो टर्म न्यूमिनेटर में है उनको बढ़ा सकते हैं, और जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसको घटा सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अगर टॉर्शनल कांस्टेंट को कम कर देंगे तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये वाला बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। लेकिन यहीं पर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? ये बेसिकली अल्फा बाई वी होता है, और वी निकालने के लिए अपने को रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज RG। तो अगर हम ऊपर नीचे या दोनों साइड, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन और फर्स्ट इक्वेशन जो हमको दिख रहा है, इसमें दोनों साइड में R से मल्टीप्लाई कर दें और RG से मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा आई इंटू RG, एंड दैट इज इक्वल टू NAB अपॉन C इंटू RG। ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा, और वही है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। दिस इज आवर वोल्टेज सेंसिटिविटी। मतलब फाइनल एक्सप्रेशन जो वोल्टेज सेंसिटिविटी का आएगा वो आ जाएगा NAB डिवाइड बाई C इंटू RG। अब फिर से यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा
कि क्या करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। जैसे पहले बताया था कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, बी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा देंगे तो उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आरजी कॉइल का रेजिस्टेंस है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो इसीलिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो आरजी उसी अकॉर्डिंग बढ़ेगा और ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे पार्ट में लास्ट के 15-20 मिनट के डिस्कशन में पूछा जाता है। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स then resistance also increases and voltage sensitivity remains same. बाकी एरिया बढ़ा देंगे, बी बढ़ा देंगे तो इससे हमारा काम होगा, वो सारी बातें सही है। सी घटा देंगे वो सब सही है, लेकिन एन और आर जी ये एक दूसरे को नलीफाई करते हैं हमेशा। ये चीज याद रखना है, और ये सिर्फ वोल्टेज सेंसिटिविटी के अंदर हो रहा है और किसी के अंदर नहीं। तो सेंसिटिविटी टाइप क्वेश्चन सिर्फ इसी से पूछा जाएगा। अब बोलो। बिना नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किए अगर रेजिस्टेंस चेंज किया तब बोल सकते ना चेंज होगा। बिना नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किए रजिस्टेंस चेंज करोगे कैसे? वायर की थिकनेस कम ज्यादा कर दे। बेसिकली यू आर चेंजिंग द कंप्लीट वायर। वायर चेंज करेंगे तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी ना। अपने को वायर सेम ही मटेरियल का यूज करना है, लेंथ बढ़ा घटा सकते हैं, ये अपने को अलाउ है। अगर हमने मटेरियल ही चेंज कर दिया या फिर हमने वायर ही टोटली अलग लगा दिया तो टोटल एक नया कैल्वेनोमीटर ही बना दिया, तो फिर तो कुछ बात ही नहीं, कंपेरेबल का कोई मतलब ही नहीं। तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में फर्क सिर्फ एक ही जगह आता है, और वो है करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी में एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात नहीं। बाकी इसमें से और कोई क्वेश्चन पूछने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अगर हमको पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है तो हमको इजीली, और हाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये इंश्योर करना होता है, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, कि हमेशा एंगल 90 डिग्री बना रहे मैग्नेटिक डाइपोल कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, चाहे वो रोटेट करे तब भी और अपने पुराने पोजीशन पर आ जाए तब भी, किसी भी पोजीशन पर है तब। अब ये कैसे इंश्योर होता है, ये डायग्राम से बहुत अच्छे से ये दिखेगा नहीं, लेकिन वो इंश्योर किया जाता है। ये सिलेंड्रिकल वायर पर कॉइलिंग की जाती है। मैंने जैसे इस तरह से इसको दिखाया है, ये टॉप व्यू हो सकता है, एक्चुअली साइड व्यू बनाएंगे। ये बिल्कुल कॉइल पर इस तरह से एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर पर शायद कुछ इस तरीके से कॉइलिंग की जाती है। तो ये कैसे किया जाता है ये हम लोग को जानने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हम लोग को इतना समझना है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा और इसका सिर्फ पर्पस यही है ताकि टॉर्क हर समय एन आई ए भी लिखने लगे, साइन थीटा का कहीं कोई रोल ना हो। और ये जो अल्फा है, दिस अल्फा इज नॉट थीटा, अल्फा इज डिफ्लेक्शन एंगल और थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वो हमेशा 90। उसके बाद कुछ बचता नहीं है इस पूरे एक्सप्रेशन में, इट्स ऑलवेज द सेम थिंग। और इसके बाद इसको फिर कैसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, वो सारी बातें ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस की गई है। तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कभी कभी लोग पूछते हैं बुक वगैरह में, मॉड्यूल में कैल्वेनोमीटर का, वहां पर क्वेश्चन ना पूछ के कि मीटर वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पर पूछते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, यू कैन आंसर। तो ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है अभी। आप लोग की नेक्स्ट क्लास किस दिन होने वाली है? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर, नेक्स्ट वेंसडे। ये कमिंग वेंसडे नहीं, कमिंग वेंसडे तो परसों, आज मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये नहीं, इसके बाद वाले वेंसडे को। एंड होपफुली दैट विल बी ऑफलाइन टेस्ट, वो ऑफलाइन टेस्ट होगा। इसका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हम लोग थर्सडे को रखेंगे, इंटायर चैप्टर। इस पर जो आपको लीप दिया गया है वो, जो आपको क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं वो, इन सबको सॉल्व करना है। एंड थर्सडे वाली क्लास हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करने वाले हैं। और वेंसडे का एक बार बता देना कि तुम लोग का टेस्ट वगैरह का क्या शेड्यूल है अकॉर्डिंगली, क्योंकि इस बार वेंसडे को ही टेस्ट है ना आप लोग का? थर्सडे को पीटी जाएंगे हम लोग। अच्छा, एक मिनट। थर्सडे को मतलब 3 तारीख को, तो वेंसडे को ऐसा कर लेते हैं, ये थर्सडे को ना करके वेंसडे को ही कर लेते हैं। होपफुली वेंसडे आई एम नॉट कमिंग अमरावती, यहाँ पर कुछ कुछ काम आ गया है, इस बार भी आना नहीं हो पाएगा। तो अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन वेंसडे कर लेते हैं, वेंसडे इवनिंग 9 to 10:30। थर्सडे आपका ऑफ है, वेंसडे को ही हम लोग 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा जो भी हो सेशन रख देंगे, और इसमें टोटल जो भी अभी तक का प्रॉब्लम्स दिया गया है हर पार्ट से, बायोट शॉर्ट लॉ, मूविंग चार्ज, जो भी क्वेश्चन डाउट में है वो सब डिस्कस हो जाएंगे। मॉड्यूल के पहले से शेयर कर देना ग्रुप पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि डिस्कस जल्दी जल्दी हो जाए। और हम लोग फ्राइडे और सैटरडे जो भी, उसमें नया चैप्टर मैग्नेटिज्म मैटर शुरू करने वाले हैं। तो अपने पास अभी अच्छा खासा टाइम है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले कम से कम 4-5 दिन तो है ही, 4-5 दिन में इसको निपटाओ पूरा। मैग्नेटिज्म मैटर भी कुछ टाइम लेगा। इसके बाद तो AITS काफ़ी बाद में है, AITS तो अब अक्टूबर में है ना आपका? नेक्स्ट AITS तो अक्टूबर में होगा ना? हाँ सर।